सो हम लोग पिछले लेक्चर्स में बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो टॉपिक था वो चालू किए थे। ओके, जहां पे हम लोग ने सबसे पहला जो टॉपिक था कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में हम लोग ने जाना था, जिसमें हम लोग ने सीखा था कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। आइए इसके बारे में जानते हैं। सो अब आ जाते हैं नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि नीड मतलब होती है जरूरतें। सो हमारी ऐसी कौन कौन सी जरूरतें हैं जिससे हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। आपको समझ में आ गया, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसी हमारी कौन कौन सी जरूरतें हैं, ऐसी हमारी कौन कौन सी नीड है जिसके कारण हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। तो सबसे पहला है पॉइंट है वो है इंश्योर सेफ्टी। इस पॉइंट से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, विजिबिलिटी का मतलब होता है दिखना। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? दिखना। तो देखो, अब मैं आपको इस पॉइंट का मतलब समझाता हूं। देखो, आप अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से बताऊं और यही एग्जांपल आपको क्या करना है, एग्जाम्स में लिखना है। ओके, तो इसे मैंने यहाँ पर पिक्चर्स से लिखा है, लेकिन आपको इसी चीज को क्या करना है, लाइन से मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखो, जब भी आप कार या कोई भी बाइक या फिर कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कभी वहां पे बहुत सारी स्मोक या फिर फॉग। जब भी आप कार या बाइक चलाते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि आपके कभी कभी क्या होता है, मौसम बहुत से स्मोक और फॉग से भर जाता है। मतलब धुआं या फिर कोहरा। फॉग मतलब आप कहते हैं ना कोहरा, कोहरा आ जाना जिसमें आपको कुछ दिखता ही नहीं सामने क्या है करके। ठीक, तो जब भी एयर पोल्यूशन होता है, देखो इसमें बेसिकली इस टॉपिक में हमें यही बताने की जरूरत क्या है जिससे हमें एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए। देखो, तो अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, जरूरत बता रहा हूँ। देखो, जब ये सब रहता है, आप जब कार और बाइक या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उस समय क्या होता है, स्मोक और फॉग रहता है। कभी कभी स्मोक और फॉग रहता है जिससे क्या हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है ना। तो मतलब आप कभी भी देखते होंगे, चलाते होंगे गाड़ी, तो ये जब फॉग और स्मोक आ जाता है तो इसमें आपको कुछ सामने की चीज दिखती नहीं है। ठीक है, विजिबिलिटी आपकी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, दिखता आपको बहुत कम है। तो अब इससे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है। होता है कि नहीं, जब भी आप अगर कभी देखे होंगे कि सामने आप कोई भी व्हीकल चला रहे हो, रोड में हो या फिर कहीं भी हो, तो आपको फॉग या स्मोक जब आ जाता है एयर पोल्यूशन के कारण, तो आपको सामने की कुछ भी चीज दिखती नहीं है, विजिबिलिटी क्या रहती है, बहुत कम होती है, आपको दिखता बहुत कम है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट की जो भी संभावना है वो बढ़ सकती है ना। तो यही एक जरूरत होता है कि हमें एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए। तो इसकी हमें इसलिए इस टॉपिक को आप समझ होंगे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि पहला रीजन ये है जिससे हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत है, जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो, जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो, जिससे एक्सीडेंट क्या हो, कम से कम हो, है ना। तो ये पहला पॉइंट का मतलब है। अब सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक लॉस। देखो, ये पॉइंट क्या कहता है, देखो, एयर या वाटर या फिर लैंड पॉल्यूशन से आप जाने या ना जाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारी इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी मतलब आप समझ सकते हो पैसा। ठीक, तो एयर या वाटर या लैंड पॉल्यूशन से हमारी इकोनॉमी कम हो जाती है। अब ये कैसे होता है, देखो, अगर एयर पॉल्यूशन के कारण, देखो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि कार या फिर ये जितनी भी चीजें हैं जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन के कारण विजिबिलिटी कम हो जाता है, आपको सामने की चीज दिखती नहीं है। तो सपोज करना कि एक पर्सन है, उसे जॉब में जाना है, ऑफिस में जाना है, या उसका कोई बिजनेस है और उससे इमीडिएटली जाना है। ठीक, बहुत जरूरी है उसका जाना, वो नहीं जाएगा उसके बिजनेस या फिर उसके जो भी ऑफिस में 5 लाख का लॉस हो जाएगा। अब इस केस में बेचारा कैसे जाएगा, उसको सामने की तो कोई चीज दिख ही नहीं रही है ना। तो पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन के क्या हो रहा है, देखो, वो अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में पहुंच नहीं पाएगा और उसका पैसे का लॉस हो जाएगा, राइट। वैसे अगर वाटर पॉल्यूशन, देखो, अगर आप मान लो कि वाटर गंदा है, आप वही पानी को पी रहे हो, है ना, तो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, है ना। लैंड पॉल्यूशन, देखो, लैंड पॉल्यूशन, अगर कोई भी लैंड है और वहां पर आप क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, वहां पर आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो। अब वो जो लैंड पॉल्यूट लैंड है उससे क्रॉप ग्रो होगा, वही क्रॉप क्या होगा, गंदा होगा, है ना। वो गंदे क्रॉप को आप खाएंगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखोगे तो ये क्या कर रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को गिरा रही है। इसलिए इसलिए क्या होता है, हमें ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत है ना। अब जी थर्ड पॉइंट में आते हैं, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। देखो, जो भी पॉल्यूशन होता है, एयर हो या फिर वाटर हो या लैंड, उससे हमारी नेचुरल ब्यूटी क्या होती है, कम होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अगर आपने एक नई कार परचेस की, एकदम नेचुरल ब्यूटी है, मतलब आपने जैसी आपने कार खरीदने गए, उस कार को आपने शोरूम से निकाला। अब वो उस समय उस कार की सिचुएशन क्या होगी, वो कार बहुत शाइन करेगी, है ना, एकदम नई दिखेगी। नई तो है, वो एकदम नई दिखेगी, एकदम न्यू दिखेगी, है ना, एकदम पूरी शाइन करेगी आपकी गाड़ी। उसकी वो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, एकदम बनी बनाई आई है, एकदम न्यू है। अब वही कार को आप 2 दिन घर के बाहर रख दो,
बिना उसे साफ करे तो उस गाड़ी में क्या हो जाएगा, डस्ट बैठ जाएंगे एयर पोल्यूशन के कारण। ठीक, तो मतलब जो गाड़ी आपने 2 दिन पहले नई नहीं लाई थी, उसको 2 दिन के बाद आप ऐसे ही रखोगे तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो जाएगा, उस गाड़ी में डस्ट बैठ जाएगी। तो ये जो कार की नेचुरल ब्यूटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण हमारी एयर वाटर लैंड पोल्यूशन के कारण नेचुरल ब्यूटी कम हो जाती है। जैसे ताजमहल, ताजमहल व्हाइट कलर का है ना, एयर पोल्यूशन के कारण उसके एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल पूरा काला काला दिख रहा है आजकल। क्यों हो रहा है उसका रीजन, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक, ऐसी वाटर और लैंड पोल्यूशन के कारण भी होता है। ठीक, तो ये क्या कहता है, ओवरऑल जो नेचुरल ब्यूटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन से नेचुरल ब्यूटी कम होता है, तो वैसे ही जैसे हमने कार नई लाई तो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन आप 2 दिन के बाद ऐसी होगी उसमें डस्ट लग जाए, उसकी नेचुरल ब्यूटी कम हो जाएगी, है ना। तो यही होता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने की जरूरत होती है, इसलिए हमें एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए। ये भी हमारी जरूरत है कि हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन कर सके, इसलिए हमें एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए। अब जी फोर्थ पॉइंट है, इंश्योर्स हेल्दी लाइफ। देखो, अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है तो हमें क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने की जरूरत पड़ती है। हमें हमें जरूरत है एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने की, अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है। अब देखो, अगर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ठीक, तो आपको क्या होगी, हार्ट और लंग प्रॉब्लम, लंग डिजीज होगी। जैसे आप कभी दिल्ली में जाना, अभी रिसेंटली खबर आ रही थी कि वहां पर इतनी स्मोकिंग हो गई थी कि पीपल सांस ही ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, ओके, सांस ही नहीं ले पा रहे थे, तो वो एयर पोल्यूशन के कारण, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। अगर जहां पे वाटर पोल्यूशन होगा तो वहां पर क्या होगा, लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम है। यार, गंदा पानी पियोगे तो किडनी में तो स्टोर होगी, और किडनी गंदा पानी पियोगे तो किडनी को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉब्लम होगा। इसके कारण देखो क्या होगा, सी एनिमल्स वुड फेस प्रॉब्लम। इसके कारण वाटर आप पॉल्यूट करोगे तो इससे क्या होगा, बेचारे सी, जो भी फिश, जितने भी एनिमल्स है, सी एनिमल्स, वो भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। और लैंड पॉल्यूशन, देखो जो भी लैंड है, फार्मिंग लैंड, सपोज करना कि एक फार्मिंग लैंड है, ठीक, इसमें एक फार्मर अपने पूरे क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, ठीक, और ये पूरा लैंड पॉल्यूट है, ये क्या, पूरा लैंड जो है पॉल्यूट है, ठीक है, और इसी लैंड में आप क्या कर रहे हो, फूड और वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो। तो इससे क्या होगी, जो भी आप ग्रो कर रहे हो फूड और वेजिटेबल, उसकी क्वालिटी जो है बहुत कम होगी, बहुत बेकार होगी। अब यही गंदी क्वालिटी की वेजिटेबल्स और फूड क्या करोगे, आप खाओगे, और इससे क्या होगी, आपको ही हेल्थ प्रॉब्लम होगी। मतलब ओवरऑल जितने भी पॉल्यूशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को क्या करेंगे, खराब करेंगे। इसलिए हमारी जरूरत है कि हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है तो। ठीक, समझ में आ गया इस पॉइंट का मतलब। अब जी जो आखिरी पॉइंट है वो कहता है टू इंश्योर कंफर्टेबल लाइफ। अब जी ये जो पॉइंट है ये पूरा सेम एज ये वाला पॉइंट है, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं सेम एज पॉइंट 4। ठीक, तो यही पूरा देखो, यही है, अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ जीना है, ठीक है, तो आपको आपकी जरूरत क्या, आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, वो आपकी जरूरत है ना। तो अब अब आपको कंफर्टेबल लाइफ आप तभी जी पाओगे जहां पर आपको कोई डिजीज ना हो, ठीक, जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जहां पर आप अच्छा खाना और अच्छा पीन, मतलब अच्छा खाना, अच्छा वेजिटेबल, अच्छी क्वालिटी का खाए, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। अगर आप यही चीज नहीं रहोगे तो आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर आप बहुत रिचेस्ट पर्सन भी क्यों ना हो, स्टिल अगर आपके पास डिजीज है तो वो उस डिजीज को आप पैसे से भी कम नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए क्या, हमें हमेशा से जरूरत क्या है, इसलिए हमारी जरूरत क्या है, हमें पॉल्यूशन को, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, जिससे हम कंफर्टेबल लाइफ जी पाए। ठीक, तो ये इस टॉपिक में हम लोग नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल में हम लोग ने यही जाना कि हमारी ऐसी कौन कौन सी जरूरतें होती है जिससे, जिसके कारण हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। ओके, और देखो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जाना था, जहां पे हम लोग ने ये जाना था कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंक्रीज होता है ना। तो मतलब आप देखोगे यहाँ पर हर जितने भी टॉपिक्स हैं, हम लोग ने आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राइट। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स है ये क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, केस स्टडी ज्यादा पूछी नहीं जाती, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहता है कि किसमें कौन सा आंसर लिखना है, इसलिए मैंने हर टॉपिक्स में बता दिया कि उस टॉपिक्स में हमें उस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। ओके, तो इस कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन में हम लोग ने जान लिया था पिछली बार, और आज हम लोग ने नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल जान लिया था, है ना। तो जो भी टॉपिक्स है अच्छे से समझना कि इसमें अगर आपको क्वेश्चंस पूछा भी तो आप समझ जाना कि हमें इसमें लिखना क्या आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि इसमें ये चार इसमें कंफ्यूज है, बेसिकली ये जो 4 पॉइंट्स है इसमें हमें कौन सा आंसर डालना है क्वेश्चन में, है ना। तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। वेज ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, तो आखिर जानते हैं कि आखिर ये पॉइंट हमें क्या कहता है। सो वेज एंड मीन्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। अब ये टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो हम लोग ये जानते हैं आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। तो देखो इस टॉपिक में हमें
वेज एंड, इस टॉपिक में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स का मतलब होता है तरीके। तो हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से वेज एंड मीन्स, ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, मैं आपको अभी एक बार बता देता हूँ कि इस टॉपिक में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से तरीके पढ़ेंगे जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स है, तो हमें वो पॉइंट्स एक ही चीज बताएंगे कि कैसे हम अपने, ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स है वो सारी चीजें हमें वही बताएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि देखो, सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक। तो ये है कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, में हमें ये पढ़ना था। इसके बाद नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, जो कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने ये जाना था कि ऐसी कौन कौन सी जरूरतें होती है जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। लेकिन जो आज का जो थर्ड पॉइंट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। देखो, जरूरत और तरीके बहुत डिफरेंस होता है। जरूरत मतलब हमारी जरूरतें क्या है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने की, लेकिन इस टॉपिक में हम ये बताएंगे कि हमारी ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, ओके। तो चलिए फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एनवायरमेंट इवेल्युएशन, ठीक। सो ये जो पॉइंट है ये हमें क्या कहता है, देखो, फिर देखो, पहला पॉइंट का मतलब, देखो, जब भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, जब भी कोई भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म बनाना पड़ता है, एक पेपर बनाना पड़ता है, या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, रिटन डॉक्यूमेंट। उसमें उस इंडस्ट्री को सारी बातें लिखनी पड़ती है कि उनके मतलब जो उनका जो इंडस्ट्री है उसमें कितनी मशीन है और कितनी मशीन से कितना धुआं निकलता है, कितना स्मोक निकलता है, कितना पॉल्यूट करता है। ये सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने से पहले रिटन डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ता है, हर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट को चेक करती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंडस्ट्री जो है, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज्यादा पॉल्यूट करेगी, ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे स्टार्ट होने की परमिशन, अप्रूवल, उसे स्टार्ट होने की परमिशन नहीं देती। क्या करती है, उसे परमिशन नहीं देती। और अगर गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो इंडस्ट्री है ये एनवायरमेंट पॉल्यूट कम करती है, तो उस केस में उस इंडस्ट्री को स्टार्ट होने की परमिशन हो जाएगी, मिल जाएगी, है ना। तो इससे क्या करती है, गवर्नमेंट एक तरीके से तरीका ढूंढती है जिससे वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकती है, ठीक है। तो जब भी नई इंडस्ट्री होती है तो उसे एक पेपर बनाना पड़ता है, उस पेपर में उसकी सारी बातें लिखनी पड़ती है और उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट चेक करती है कि अगर इंडस्ट्री ज्यादा पॉल्यूट कर रही है तो उसे परमिशन नहीं दो चालू होने के लिए, अपने इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। अगर वो इंडस्ट्री पॉल्यूट कम करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे परमिशन दे देती है कि तुम अपने इंडस्ट्री को चालू कर सकते हो, है ना। तो कई हद तक इससे भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि यूरो 1 एंड 2 लॉन्च किया था, जिसमें क्या था, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड होता था। देखो, जहां पर गवर्नमेंट क्या की थी, स्टैंडर्ड्स बनाई थी। स्टैंडर्ड मतलब एक लाइन पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, एक तरीके का लाइन बनाई थी, मतलब वो एक तरीके का टारगेट बनाई थी। सपोज करना कि उसने, ठीक, वो टारगेट बनाई थी। देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इस लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक, उसे परमिशन नहीं मिलेगी, और जो भी इस लाइन के नीचे रहेगा उसे परमिशन मिलेगी। सपोज करना कि गवर्नमेंट ने बोला कि इस लाइन में जो भी 5 यूनिट से अगर ज्यादा पॉल्यूट करेगा, 6 यूनिट पॉल्यूट करेगा एनवायरमेंट को, तो उस गाड़ी को, उस कार या व्हीकल को हम परमिशन नहीं देंगे। और जो भी 5 यूनिट से कम पॉल्यूट कर रही है, कोई भी व्हीकल, कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, तो उस कार या गाड़ी, जो भी व्हीकल है, उसे हम परमिट कर देंगे, है ना, कि वो मतलब मार्केट में आ सकती है, चला सकते हैं आप उसको। तो आपने इससे न्यूज में भी सुना होगा, जहां पर गवर्नमेंट ने कंपलसरी सब गाड़ी को चेक करवाया था, और जो भी गाड़ी ज्यादा पॉल्यूट करी थी उस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद करवा दिया था, और जो कम पॉल्यूट करी है उस गाड़ी को प्रमोशन करवा दिया था, है ना। तो गवर्नमेंट क्या की थी, यूरो 1 एंड 2 के तहत एक स्टैंडर्ड बना दी थी। मैंने ये 5 यूनिट्स है ना, ये एज्यूम किया है, ओके, आपको समझाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्टैंडर्ड बना दिया था जिसने कहा था कि अगर जो भी 5 यूनिट से ऊपर करे, मतलब वो गाड़ी बहुत पॉल्यूट कर रही है, 5 यूनिट तक पॉल्यूशन कर सकती है। अगर 5 यूनिट से ज्यादा पॉल्यूट कर रही है, 6 यूनिट या 7 यूनिट जो भी है, तो उस गाड़ी को परमिशन नहीं देंगे, और जो भी इसे कम करिए उस गाड़ी को हम परमिशन दे देंगे, राइट। तो पॉल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का मतलब गवर्नमेंट यही था। तो ये भी एक तरीका था गवर्नमेंट का जिससे वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर रही है। अब थर्ड है रेगुलेशंस। देखो, जो भी इंडस्ट्रीज आती है, ठीक, अब देखो, जो भी इंडस्ट्री आती है, मतलब जो भी इंडस्ट्री, देखो, जो इंडस्ट्री पॉल्यूट ज्यादा करेगी उसे परमिशन तो नहीं मिलेगी, वो इंडस्ट्री, वो
इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम इस इंडस्ट्री को चालू नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूट करेगी, है ना। और जो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट परमिशन कर देती है, वैसी इंडस्ट्री क्या करती है, ये थर्ड स्टेप उससे रिलेटेड है, तो वैसी इंडस्ट्री क्या होती है, मार्केट में आ जाती है। ठीक, तो ऐसी इंडस्ट्री को क्या रहता है, गवर्नमेंट का हमेशा कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में हमेशा कंट्रोल करती है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रूवल दे देती है, ऐसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यही लिखा है, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन अप्रूवल इंडस्ट्री, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, सभी इंडस्ट्रीज को बोल देती है कि उन्हें बोल देती है कि तुम जितने हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो जिससे पॉल्यूशन तुम्हारा कम हो सकता है, तो तुम्हें वो टेक्निक को करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल करती है और उनको बहुत प्रेशराइज करती है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास टेक्निक है, पैसा है, तुम अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हो जिससे तुम्हारा पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से उनके ऊपर रेगुलेशन कर देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी अप्रूव इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे जितनी भी अप्रूव इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर कंट्रोल करती है। अब फोर्थ पॉइंट है बैन। बैन मतलब होता है पाबंदी, कोई भी चीज को रोकना, उसे हम बैन कहते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैन कर देती है कुछ कुछ सब्सटेंसेस या थिंग्स में, मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज में क्या करती है, पाबंदी लगा देती है। जैसे पॉलिथीन बैग्स, आप सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक बैग्स है वो सभी गवर्नमेंट उसमें बैन लगा दिया क्योंकि उसके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखो, पॉलिथीन बैग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे अगर आप प्लास्टिक बैग कहीं भी फेंक दोगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो ज्यादा जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा, बहुत सालों लग जाएंगे, है ना। और कभी कभी ये भी देखने में आ जाता था कि जो भी एनिमल्स है वो क्या कर लेते थे, पॉलिथीन बैग्स को खा लेते थे, जिसके कारण वो मर जाते थे। और जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक, जैसे आप सभी ऐड भी देखते होंगे, या पब्लिक भी छोड़ो, आप ऐड देखते होंगे कि अगर कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके सराउंडिंग्स में जितने भी पीपल है उनको भी इफेक्ट होता है ना। तो इसलिए भी बहुत सारे एड्स इसके भी पीछे आए थे। और व्हीकल्स विदाउट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आर बैन, वही जो भी व्हीकल्स, ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया था जिसके ऊपर कोई भी चीज आती है तो वो उनको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती, और जिसके नीचे लाइन स्टैंडर्ड आता है उसको परमिशन मिल जाती है। तो जो भी गाड़ी को अगर परमिशन नहीं मिलती है गवर्नमेंट से, उसका बैन कर देते हैं क्योंकि वो गाड़ी बहुत पॉल्यूट कर रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण बेसिकली एक ऐसे इतने सारे तरीके हैं जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा क्या। ठीक, हम लोगों ने इस टॉपिक में यही पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से तरीके थे जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सके। तो पहला है एनवायरमेंट इवोल्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट चेक करती है इंडस्ट्री को कि जो भी इंडस्ट्री ज्यादा पॉल्यूट करती है उनको परमिशन नहीं देती कि तुम स्टार्ट नहीं कर सकते, जो कि कम करती है उन्हें परमिशन मिल जाती है। और सेकंड में हमें ये जाना था कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैंडर्ड बना देती है, जो भी स्टैंडर्ड के ऊपर जाता है उसे परमिशन नहीं मिलती और जो इससे कम रहता है उसे परमिशन मिल जाती है। ठीक, अब थर्ड है रेगुलेशंस। गवर्नमेंट क्या कहती है, रेगुलेशंस कर देती है, उनको बोलती है तुम अच्छे से अच्छी टेक्निक लगाओ, नहीं लगा सकते तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल करती है, बोलती है कि तुम्हें लगाना ही है। और बैन, और गवर्नमेंट क्या कहती है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बैन कर देती है जिससे पॉल्यूशन हो जाते हैं, जैसे पॉलिथीन बैग्स, स्मोकिंग करना, और जो भी व्हीकल ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हें क्या करती है, बैन कर देती है ना। तो ये चार तरीके थे जिससे गवर्नमेंट क्या कहती है, ये सारे चार तरीके थे जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करती है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस या फिर एक बिजनेसमैन को उनकी मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकता है। ठीक, तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि एक बिजनेसमैन या बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे कारण वो एनवायरमेंट को कम कर सकते हैं। राइट, तो रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोडक्शन में यही पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में मतलब हर जो भी बिजनेस है, ठीक, उसे क्या करना चाहिए, ऐसी टेक्निक यूज करना चाहिए, ऐसी टेक्निक प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। सेकंड पॉइंट है रिसाइकल वेस्ट। अब जी जो भी बिजनेसमैन जो भी चीज को रिसाइकल कर सकता है तो उसे उस चीज को रिसाइकल करना चाहिए। ठीक, और थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेट इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज।
ये पॉइंट ये कहता है कि जो भी बिजनेस है उसे क्या करना चाहिए, हमेशा इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान था, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े इवन तक अंबानी और भी बहुत सारे पीपल क्या कर रहे थे, साफ सफाई में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, है ना। ऐसे हर बिजनेसमैन को भी क्या करना चाहिए, नए नए प्लांट्स लगाने चाहिए और भी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। जो भी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए। जैसे आपको पता है जूट बैग, ठीक, जूट बैग, जूट बैग को आजकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और प्लास्टिक बैग्स को क्या कर दिया गया, आजकल अवॉइड कर रहे हैं सब पीपल, क्योंकि प्लास्टिक बैग क्या है, मतलब उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते और ये मतलब बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए आज हम क्या करें, जूट बैग का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये क्या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। अब जी जो फिफ्थ पॉइंट है, जो हर एक बिजनेसमैन को का रोल मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जिससे वो एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम कर सकता है, वो है स्प्रेड अवेयरनेस। उन्हें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज करे। जैसे आप सभी को पता है कि देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि डीजल जनरेटर, आप सभी ने सुना होगा डीजल जनरेटर, ठीक, डीजल जनरेटर, अगर आप डीजल जनरेटर का यूज करोगे तो इसमें क्या लगेगा, डीजल लगेगा, और जब इसका आप यूज करेंगे तो इससे क्या होगी, बहुत सारी स्मोकिंग बाहर जाएगी, बहुत सारे स्मोक निकलेगा। लेकिन आप अगर डीजल जनरेशन को यूज ना करके आप क्या करो, सोलार पैनल यूज करो, तो कोई हार्मफुल है ही नहीं एनवायरमेंट में, ठीक है, बहुत अच्छा वे। तो एक तरीके से हम लोग को क्या करना चाहिए, पीपल को अवेयर करवाना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ मतलब इको फ्रेंडली टेक्निक्स आप यूज करो, जैसे सोलार पैनल हो गया, है ना, और जैसे डीजल जनरेटर है या पेट्रोल जनरेटर है, ये सारी चीजों को क्या करो, आप अवॉइड करो, है ना। तो बेसिकली हर बिजनेस, तो इस टॉपिक में बेसिकली उन्होंने यही पढ़ा कि एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सके, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब देखो, इसके बाद मुझे आप सभी को एक चीज बतानी है यहाँ पर, मैं आप सभी के साथ एक बार आखिरी में शेयर कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक था कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक। जहां पे हम लोग ने ये जाना था कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ने के ऐसे कौन कौन से कारण है, जो कि हम लोग ने कॉजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन में जाना था। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, जहां पे हम लोग ने जाना था, जहां पे हम लोग ने ये जाना था ऐसी कि हमारी ऐसी कौन कौन सी जरूरतें होती है जिसके कारण हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, ठीक। जहां यहाँ पर हमने यही जाना था कि हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने की ऐसी क्या जरूरतें हैं, ठीक। तो नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल में हम लोग ने वो पढ़ा था। अब इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसके बाद उन्होंने क्या पढ़ा था, वेज एंड मीन्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। ये जहां पे हम लोग ने ऐसा जाना था, इस टॉपिक में उन्होंने ये पढ़ा था कि ऐसे हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, ऐसे कौन कौन से रास्ते होते हैं जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक। जो कि गवर्नमेंट ने किया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया जिससे हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम कर सके थे, ऐसे कौन कौन तरीके से जिसे हम कम कर सके थे। अब फोर्थ पॉइंट था रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो कि अभी हम लोग ने जाना, जहां पे हम लोग ने ये जाना कि बिजनेस या बिजनेसमैन की ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे उसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, राइट। तो हम लोग ने ये जो बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन था जिसके अंदर 4 टॉपिक थे, ये सारे चारों टॉपिक को हम लोग ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, राइट। इसके बाद जो टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स के बारे में, जिसकी भी लेक्चर्स मैं जल्दी ही डाल दूंगा, ओके। तो हम लोग ने क्या कर दिया, सारे चारों टॉपिक्स पढ़ लिए, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा केस स्टडी नहीं पूछता, बट पीपल को जब क्वेश्चन दे दिया जाता है, जब कोई भी स्टूडेंट को क्वेश्चन दे देते हैं ना, तभी वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस चार मतलब कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है ना। तो उस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से कौन सा होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सबकी जितने भी है टॉपिक्स, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है ना। आपको मैंने इसमें हर चीजों में बता दिया, जैसे नीड्स में इसमें हमें पढ़ना क्या है, राइट। वैसे हमें वीज एंड मीन्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल में हमें पढ़ना क्या है, वैसे ही रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में हमें पढ़ना क्या है, ठीक। तो बेसिकली ओवरऑल मैंने आप सभी को पूरा टॉपिक ही अच्छे से कवर अप कर दिया है, ओके। सो ये जो बिजनेस एथिक्स है, सबसे पहले तो हम लोग किसको एक स्टोरी के बेस में जानते हैं, पिक्चर्स के बेस में जानते हैं कि आखिर ये बिजनेस एथिक्स हमें कहता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मीनिंग और बाकी सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहला है, अगर मैं आपको बिजनेस एथिक्स की मेन कंसेप्ट बताऊं कि आखिर इसके पीछे हमें पढ़ना क्या है, तो देखो, ये बिजनेस एथिक्स मतलब क्या होता है। देखो, जो भी गवर्नमेंट है, हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होती है, ओके। तो जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो अपनी कंट्री में क्या करती है, एक पर्चा बनाती है, मतलब एक पेपर जैसा रूल बनाती है, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारे रूल्स को देख रहे हैं आप, 1 2 ऐसे बहुत सारे रूल्स होता है, रूल्स या फिर नॉर्म्स गवर्नमेंट बनाती है, और इस रूल्स और नॉर्म्स को हर मतलब जो भी कंट्री, उस कंट्री में
जितने भी बिजनेस है वो सारे बिजनेस को जो गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए उसे फॉलो करना पड़ता है। ओके अगर मैं इसको आपको और माइनर टर्म्स में बताऊं, सो जो भी रूल्स गवर्नमेंट बनाती है वही सारे रूल्स को हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये रूल्स में क्या क्या बातें लिखी रहती है, देखो ये जो रूल्स है, जैसे इसमें रूल्स में लिखे रहता है कि प्रोवाइड कस्टमर ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रूल्स बहुत सारे बनाती है, जैसे उसमें लिखी रहती है, जैसे अगर मैं इस आपको फर्स्ट पॉइंट कैसे मतलब बताऊं, तो इसमें उसने गवर्नमेंट लिखी रहेगी कि बताइए, तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है हर बिजनेसमैन को कि आपको कस्टमर्स को एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब जैसे अगर कोई भी बिजनेस है, सपोज ये बिजनेस ही है, यहाँ पर जो मैंने बनाया डायग्राम, सो गवर्नमेंट क्या बोलती है हर बिजनेस को कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, जो भी प्रोडक्ट, उसके पीछे आपको उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है, जिससे हर कस्टमर्स को पता चले कि ये प्रोडक्ट आखिर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, इसमें क्या क्या चीज मिली हुई है, राइट। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट बोलती है कि हर बिजनेसमैन को प्रोवाइड करनी चाहिए, हर बिजनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये भी, ये सारी चीजें भी रूल्स में लिखी रहती है जो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक, अब यार सोचो अगर जो भी बिजनेस है, अगर उस बिजनेस के पीछे एमआरपी नहीं लिखा रहेगा तो सिचुएशन क्या होगी, कोई भी बंदा, मान लो कि एक प्रोडक्ट है 20 रुपीज का, तो कोई भी सेलर जो है, कोई भी बेचने वाला जो सामान है वो उसे कोई भी प्राइस में बेचेगा, है ना। अगर एमआरपी नहीं लिखा रहेगा तो कोई उसे 40 में बेचेगा, कोई उसे 50 में सेल करेगा, ऐसा होगा तो ये सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्रिक्टली कुछ कुछ रूल्स बना देती है जो हर बिजनेसमैन को एनी हाउ से फॉलो करना ही पड़ता है, राइट। अब जैसे हर गवर्नमेंट क्या लिखते हैं अपने रूल्स में कि हर बिजनेसमैन को पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स भी बना के रखना चाहिए। मतलब कि पॉल्यूशन, जितने भी बिजनेस है उनको एक तरीके से पॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ाया था पीछे, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, हर बिजनेस में को एक स्टैंडर्ड्स बना देना चाहिए, राइट। उसके हिसाब से उसे काम करना चाहिए, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीप और रिजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट कहती है कि जो भी बिजनेस है उन्हें हमेशा से ट्राई करना चाहिए कि वो हर कस्टमर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट दे जो चीप हो और रिजनेबल प्राइस हो उसका। ठीक, और अलाउइंग कस्टमर्स मेक फ्री चॉइस। और हर गवर्नमेंट अपने रूल्स में ये भी लिखती है कि जो भी, मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन है वो कोई भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई अब तू मेरी शॉप में आए तो तुझे मेरा ही सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक, तो ये, तो बेसिकली क्या होता है बिजनेस एथिक्स में हम यही करते हैं कि हर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बना देती है, रूल्स को हम नॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर बिजनेसमैन को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है हर बिजनेसमैन को, राइट। तो जो भी बिजनेसमैन, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो भी बिजनेसमैन अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करता है, वैसे टाइप की बिजनेस को हम क्या कहते हैं, एथिकल बिजनेस कहते हैं, एथिकल बिजनेस कहते हैं, राइट। हाँ, सो बिजनेस एथिक्स की अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो उस मीनिंग में भी मैं यही सारी चीज लिखा हूं। देखो, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है, एक सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जो कि मैंने आपको इधर बताया है। रूल्स को हम नॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक। विच गवर्न्स, गवर्न्स को हम कंट्रोल भी कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो मतलब बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो यही मैंने यहाँ पर एक चीज बताई कि बिजनेस एथिक्स वो चीज होती है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, जो हर एक बिजनेसमैन को उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, जो कि क्या करती है, एनी हाउ रूल्स जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज को एनी हाउ कंट्रोल करती है, राइट। तो यही सारी चीज थी बिजनेस एथिक्स के बारे में मुझे बतानी थी। तो जो बिजनेस अच्छे से सारे रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करता है उसे हम एथिकल बिजनेस कहते हैं। ओके, तो ये था बिजनेस एथिक्स का मीनिंग। ठीक, अब जी इसके आगे कुछ एलिमेंट्स भी है वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए, अब ये जो दूसरा टॉपिक है ये है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, देखो मैंने यहाँ पे आपको अभी एथिकल की मैंने यहाँ पर मीनिंग बता दी थी। एथिकल बिजनेस वो बिजनेस होता है, एक ऐसा बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना काम करता है, ठीक, उसे हम एथिकल बिजनेस कहते हैं, राइट। तो या इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एथिकल बिजनेस, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, सो वैसे बिजनेस क्या करते हैं, अपने बिजनेस में खुद के रूल्स बना लेते हैं। पॉइंट नोट करना, अपने खुद के रूल्स बना लेते हैं और वो रूल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाते हैं, ठीक। तो जितने भी एथिकल बिजनेस होता है वो क्या करते हैं, अपने खुद के रूल्स बनाते हैं और उस रूल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से फॉलो करवाते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक में हमें यही चीज पढ़ना है कि एक एथिकल बिजनेस कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के रूल्स बनाता है जिससे वो एक एथिकल बिजनेस कहलाता है, ठीक। मतलब हर इस टॉपिक में बेसिकली यही पढ़ना है कि एथिकल, जितने भी एथिकल बिजनेस है उन्हें ऐसे कौन कौन से रूल्स बनाने चाहिए जो उनके बिजनेस के लिए अच्छे रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, राइट। इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एथिकल बिजनेस को कैसे रूल्स बनाने चाहिए जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सके, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन करे। तो सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखो, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं ना, वो उनके मतलब
हर जो भी एथिकल बिजनेस होता है उसके मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स। अब ये टॉप लेवल मैनेजर्स क्या होता है? देखो, टॉप लेवल मैनेजर्स ऐसे मैनेजर्स होते हैं जैसे एक बिजनेस का चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, है ना। तो ये जो पर्सन होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो इनको हम टॉप लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। अब ये टॉप लेवल मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? सो जो टॉप लेवल मैनेजर्स है उन्हें क्या करना चाहिए? अपने जितने भी उनके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए। गाइड का मतलब कमिट करना चाहिए। जो कमिट है ना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गाइड। ओके, सो जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स है उन्हें क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना चाहिए एथिकल बिहेवियर के बारे में। एथिकल बिहेवियर मतलब अच्छा बिहेवियर, मतलब मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स को फाइनली अपने एम्प्लॉयज को ये बताना चाहिए कि कैसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से रह सकते हैं। ठीक, एथिकल बिहेवियर मतलब वही होता है कि अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना। ठीक, तो ये जो भी एथिकल बिजनेस है वो अपने बिजनेस में ये सारी चीज करता ही है। वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है एथिकल बिहेवियर के बारे में कि वो कैसे कैसे हर एम्प्लॉय एक बिजनेस में अच्छे से बिहेव कर सकता है। अब जी सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ कोड। ये यहाँ पर मैंने प्रॉपर ये कोड है CODE। ओके, अब ये पॉइंट क्या कहता है? देखो, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं, जो भी अच्छे बिजनेस होते हैं, जो भी सब गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं? अपना खुद का रूल बनाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है ना। तो वो क्या करते हैं? पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट लिख देते हैं। ठीक, अब इस डॉक्यूमेंट में वो ये सारी चीजें लिखते हैं कि कैसे हमें अच्छे से प्रोडक्शन को करना चाहिए, कैसे हमें एक फेयर वे से एक अच्छे तरीके से हमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। हम और इसके वो ये भी बताते हैं इस डॉक्यूमेंट में कि कैसे हम अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको हम सेफ्टी मतलब सेफ करके रख सकते हैं, मतलब उन्हें एक अच्छे से अच्छी वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके सारे कोड ऑफ कंडक्ट बता देते हैं कि हर एम्प्लॉयज को कैसे काम करना चाहिए। जैसे एम्प्लॉयज को काम करते वक्त स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, राइट। तो एथिकल बिजनेस क्या करते हैं? अपने खुद के रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक, खुद के रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें वो ये सारी चीजें लिख देते हैं। और इस रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो पब्लिकेशन ऑफ कोड मतलब एक ऐसा कोड बनाना। तो एथिकल कोड, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ कोड मतलब एक कोड बनाना, पब्लिश करना। तो एथिकल बिजनेस क्या करती है? एक ऐसी कोड बनाती है, रिटन डॉक्यूमेंट जो रहता है, जिसमें वो ये सारी चीजें लिख देती है कि एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब। और इसके साथ साथ वो जो बिजनेस है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के सेल कर सके। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? इन लोग लिख देते हैं। अब थर्ड पॉइंट, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं उन्हें क्या चीज करना चाहिए, राइट। ऐसे कौन से रूल्स फॉलो करवाने चाहिए? तो थर्ड पॉइंट में ये कहता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब जो कंप्लायंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सभी को पता है कि क्या होता है, राइट। तो देखो, स्टैंडर्ड्स का ना मैं आपको एक एग्जांपल से और एक बार समझा देता हूँ। देखो, टाइम, देखो स्टैंडर्ड, हर बिजनेस ना अपना एक स्टैंडर्ड बना देता है। सपोज करना कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये। तो यहाँ पर क्या किया? एक बिजनेस है, उसने अपना टाइम टारगेट बना के रखा है, वो अपना एक टाइम स्टैंडर्ड बना के रखा है। ठीक, और ये जो बिजनेस है उसने कहा है कि ये जो टारगेट है, इस टारगेट में मतलब कोई भी एक बिजनेस है वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब सपोज करना कि एक बिजनेस है, एक ABC बिजनेस। ये बिजनेस चाहता है कि इसका जितने भी प्रोडक्शन है उसका सामान क्या हो जाए? इस टाइम पीरियड तक बन जाए, इस टाइम पीरियड तक उसका सामान बन जाए, है ना। तो वो अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि तुम सभी को इस टाइम तक पूरे सारे काम को कंप्लीट करना है, सारे सामान सारा प्रोडक्शन को कर देना है, बना देना है। ओके, तो देखो, अगर ये जो टाइम टारगेट जो ABC कंपनी ने सेट किया है, बिजनेस ने सेट किया है, अगर उसके एम्प्लॉयज इस समय तक, टाइम टारगेट के समय, इस डेट तक पूरा सामान मतलब पूरा प्रोडक्शन कर लेंगे, पूरा सामान बना लेंगे, तो आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे, है ना। अगर वही एम्प्लॉयज, अगर सेकंड केस में मैं बोलूं, अगर वही एम्प्लॉयज अपना काम इस टाइम टारगेट से पहले कर देंगे, अर्ली कर देंगे, तो आप क्या करोगे? नाचने लगोगे, है ना। ऐसे ही होगा ना, आप क्या करोगे? नाचने लगोगे। और वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर वही एम्प्लॉयज थर्ड केस में, अगर टाइम पीरियड इतना था, टाइम पीरियड इतना था और वो एम्प्लॉयज लेट कर दिए, एक टाइम पीरियड के आगे तक बना रहे हैं, मतलब अभी तक टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? उनके ऊपर गुस्सा हो गया, आप क्या करोगे? रोना चालू करोगे, क्योंकि जिस टाइम में आपने बोला था अपने एम्प्लॉयज को, उसने उस समय तक कंप्लीट नहीं किया और लेट हो गया टारगेट, है ना। तो आप क्या करोगे? सीधा अपने एम्प्लॉयज के पास जाओगे और अपने एम्प्लॉयज को क्या करोगे? चिल्लाओगे और बोलोगे कि भाई टाइम क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसी होगा। लेकिन जी ये जो आपकी एक्टिविटी, आप डायरेक्ट जाकर अगर एम्प्लॉयज को आप चिल्लाओगे कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद चिल्लाने चालू कर दोगे और पूछोगे नहीं रीजन कि भाई तू बता तो एटलीस्ट हुआ क्यों नहीं, काम हुआ क्यों नहीं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट चिल्लाने चालू कर दोगे कि तुम लोग बहुत निकम्मे हो, तुम लोग से कुछ होता नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होती है, राइट। तो एथिकल बिजनेस क्या करता है? अपना टाइम स्टैंडर्ड करता है सेट, और अगर कभी कभी उसका टाइम सेट मतलब जो वो टारगेट सेट किया, अगर उस टाइम से काम कंप्लीट नहीं होता, तो वो क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज के पास जाता है, पहले प्यार से पूछता है कि बताओ कि
जो प्रोडक्शन मैंने बोला था टाइम पीरियड तक कंप्लीट होना चाहिए, वो टाइम पीरियड तक हुआ क्यों नहीं हुआ, ऐसा कौन सा रीजन है, वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है, राइट। तो उसके एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि सर अभी हुआ क्या कि मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो चले गया जिसके कारण बर्डन बढ़ गया, तो ऐसे कुछ भी रीजन हो सकता है। और अगर आप वहीं पर उसे डायरेक्ट में चिल्लाने चालू कर दोगे और उसे पूछोगे नहीं कि रीजन क्या है ना, तो ये बहुत गलत बात होती है। तो एथिकल बिजनेस क्या करता है, उसे एक ऐसा रूल सेट करना चाहिए जहां पे उसे क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय से पूछ लेना चाहिए, अपने एम्प्लॉय से पूरी रिपोर्ट ले लेना चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म यही कहता है कि सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड देखो पहले हो गया या जो टाइम पीरियड आपने सेट किया था उस समय तक हो गया तो अच्छी बात है। अगर लेट हो गया तो लेट होने के केस में आपको क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय से रिपोर्ट मांग लेना चाहिए कि रीजन क्या था, वो काम हुआ क्यों नहीं, है ना। तो यही होता है कि एथिकल बिजनेस को हमेशा एक ऐसा ही कोड, मैंने क्या बताया एथिकल बिजनेस को, एक इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एथिकल बिजनेस कैसे एक अपना रूल बना सकता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करे, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, है ना। तो सेम इसलिए ये भी रीजन होता है कि हमें यही सारे रीजन है कि एक कैसे एक एथिकल बिजनेस को अपना रूल सेट करना चाहिए जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन उसका बिजनेस अच्छे से रन करे, है ना। तो ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब। अब फोर्थ है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। देखो इन्वॉल्व करना मतलब पार्टिसिपेट करना, मतलब अपने एम्प्लॉयज को बुलाना। देखो जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कोई भी डिसीजन में बुलाते हैं। कि जैसे मान लो कि आपने एक मोबाइल लॉन्च किया, आपकी ये कंपनी थी एबीसी कंपनी, आपकी बिजनेस जो है वो मोबाइल पे डील करता है, ठीक। तो आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को बोला कि देखो भाई हम लोग ये वाला जो मोबाइल है इसे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो वो अपने एम्प्लॉय से पूछेगा कि तुम सब बताओ कि इस मोबाइल को हम कैसे लॉन्च करें, क्या करें, ठीक। तो जो भी एथिकल जो भी अच्छे बिजनेस होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन में पार्टिसिपेट करना देना चाहिए, है ना। देखो अब इससे क्या होगा, अगर आप अपने एम्प्लॉय से पूछोगे कि इस मोबाइल के बारे में सारी डिटेल बताओ, तो देखो आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो अलग अलग जगह से होंगे। मान लो कोई होगा एमपी से, मध्य प्रदेश से होगा, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई आंध्र प्रदेश से होगा, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, है ना, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के पीपल है ना वो अपनी अपनी सजेशन देंगे कि सर अगर ये वाला मोबाइल अगर हम गुजरात में लॉन्च करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। वहीं पर दूसरा कोई महाराष्ट्र का पीपल बोलेगा कि सर ये वाला जो मोबाइल है ये हमारे इसमें ऐसा हमारे जो महाराष्ट्र में है वो इतने सारे लोगों को काम आएगा, इतने सारे लोगों को काम नहीं आएगा। तो इससे हो क्या रहा है, देखो एनी हाउ आपका ही फायदा और आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मेरी जो भी प्रोडक्ट है उसकी नेगेटिविटी क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होता है। तो जो भी एथिकल बिजनेस होता है उसे क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन में पार्टिसिपेट देने के लिए मौका देना चाहिए। मतलब जो भी एथिकल बिजनेस है उसे अपने एम्प्लॉयज को कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए देना चाहिए, ठीक। तो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स का मतलब यही होता है, ठीक। अब जी जो लास्ट पॉइंट है वो है मेजरिंग रिजल्ट। देखो जो भी एथिकल बिजनेस होता है, ठीक, उसे क्या करना चाहिए, अपने जो भी रिजल्ट है उनको उसे मेजर करना चाहिए कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। सपोज करना कि ये 4 डब्बे हैं, इस 4 डब्बे के अंदर ये एबीसी कंपनी के मोबाइल्स रखे हैं, ठीक। अब एबीसी कंपनी ने ये और ये एक चीज पहले बता दो कि ये पूरा 1 ईयर मान के चलो, ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें मैंने क्या किया, पूरा ये 1 साल है, ठीक। तो इसमें ये जो एबीसी कंपनी है इसने बोला कि ये पूरे डब्बे उसने ये जो कोई भी ईयर है उसके फर्स्ट ईयर की मतलब 1 जनवरी को बोला, उसने प्लान किया कि ये जो 4 डिब्बे है ये पूरे साल के पूरे एंड तक बिक जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो अगर ये जो जितने भी डिब्बे हैं अगर ये पूरे साल के आखिरी तक बिक गए तो अच्छी बात है, अगर ये इसके पहले भी बिक गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बिके नहीं, ठीक, तो इस समय क्या करना पड़ता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है। देखो अगर आपने प्लानिंग क्या की थी कि आपने प्लानिंग की थी कि पूरे ईयर के आखिरी तक आपके सारे डब्बे बेचने हैं, नहीं बिके तो क्या करोगे, आपका ये मतलब एक आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कोई भी एथिकल बिजनेस का कि उसे जान लेना चाहिए कि उसके ऐसा रीजन क्या है जिसके कारण ये सारे प्रोडक्ट बिके नहीं, ठीक। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये दोनों आपस में बहुत को रिलेट करता है, ठीक, एक तरीके से सेम ही है, ठीक है। तो हर एथिकल बिजनेस एक जो भी एथिकल बिजनेस होता है उन्हें एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जहां पे उन्हें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो भी वो प्लान करता है अगर वो हुआ नहीं तो उसके पीछे उसका क्या राज है, उसका मेजर रिजल्ट क्या आया है, राइट। तो उन्हें एक तरीके से मेजर कर लेना चाहिए, ठीक। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, ठीक, ये टॉपिक बहुत इजी था बिजनेस एथिक्स इसके बारे में। तो इस टॉपिक में मैं आपको और एक चीज और एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है, एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हर बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो भी बिजनेस है उनको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस एथिक्स का मतलब यहाँ पर मैंने वही लिखा, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। ऐसे ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो एक बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोग ने और यहाँ पर मैंने आपको और एक चीज बताई कि जो भी बिजनेस जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अच्छे से उन बिजनेस को हम एथिकल बिजनेस कहते हैं और ये बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं। अब जी
एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब एथिकल बिजनेस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद के रूल्स बनाते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में फॉलो करे, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो, है ना। तो उसके मैंने रीजन बता दिए कि ऐसे एथिकल बिजनेस में से कौन कौन से रूल्स उन्हें फॉलो बनाने होते हैं जिससे उनका बिजनेस अच्छे से रन कर पाए। तो आज के लिए डियर बस इतना ही, अगले लेक्चर्स में या शायद अगले चैप्टर में अभी हम लोग मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।